बेसिकली हमने फायर आर्म इंचज़ के पास करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द एंट्री बाउंड एंड द एग्जिट बाउंड। इसमें यह बताया हुआ है जो एंट्री बाउंड होता है बेसिकली यूजली स्मॉल होता है और एग्जिट बाउंड जो होता है यूजली बिगर होता है। और जो एजेस होते हैं ना एंट्री बाउंड के, वो बेसिकली मिसाइल जब पेनिट्रेट करता है ना बॉडी को फ्रॉम आउटसाइड, तो उसकी जो फैटी एजेस होते हैं वो फैट प्रोटीन की वजह से इवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो एग्जिट बाउंड है उसमें एजेस यूजली इवर्टेड होते हैं। एंट्री बाउंड में क्या होता है कि हमने देखनी है इसकी जो रेंज है वो कॉन्टैक्ट और क्लोज रेंज एंट्री बाउंड भी हो सकते हैं। उसका जो ट्रैक होता है ना नियर दी एंट्री बाउंड, वो क्या होता है, वो ब्राइट पिंक कलर शो करता है क्योंकि वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। और एग्जिट बाउंड जो होते हैं उसमें बेसिकली ना ये रेयरली भी आप फिर या तो रेयरली प्रेजेंट होगा या होगा ही नहीं। एंट्री बाउंड के केस में क्या होता है जो क्लोथ्स होते हैं ना वो यूजली श्रेड कर जाते हैं अराउंड दी बाउंड। जो एग्जिट बाउंड है ना इसमें क्लोथ्स जो होते हैं वो टर्न अराउंड करते हैं। एंट्री बाउंड में क्या होता है कि ब्लीडिंग लाइट होती है, एग्जिट बाउंड में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है। एंट्री बाउंड में क्या होता है लेड जो होता है वो हम डिटेक्ट करते हैं बाय रेडियोलॉजिकल एंड केमिकल एनालिसिस, लेकिन एग्जिट बाउंड में ऐसा नहीं होता। एंट्री बाउंड में क्या होता है कि एब्रेयन और कंट्रियन कॉलर प्रेजेंट होता है, और जो एग्जिट बाउंड है उसमें एब्रेयन और कंट्रियन कॉलर जो होता है वो एब्सेंट होता है एक्सेप्ट इन शॉर्ट एग्जिट बाउंड्स में। एंट्री बाउंड में क्या होता है कि ग्रीस और डर्ट प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन एग्जिट बाउंड में ग्रीस कॉलर एब्सेंट होता है। एंट्री बाउंड में क्या होता है कि बर्निंग, ब्लैकनिंग, साइनिंग और टैटनिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, लेकिन एग्जिट बाउंड में ऐसा नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक मेडिको लीगल ऑटोप्सी हमने करनी है किसी डेड बॉडी की, वो फायर आर्म इंजरी से उसकी डेथ हुई है और ना बेसिकली ये होमिसाइडल डेथ थी एक पिस्टल के थ्रू। अब हमने इसको बताना है इस सिनेरियो पर ना, जिसमें बताया हुआ है कि जो होमिसाइडल फायर आर्म्स होती हैं ना बेसिकली उसमें बताया हुआ है कि जो पहले हम देखते हैं कि पिस्टल और राइफ़ल में जो डिफरेंस होता है, राइफ़ल में बेसिकली यूजुअली स्मॉल नंबर ऑफ पैलेट्स जो होते हैं वो एक्सपेल होते हैं, लेकिन पिस्टल में मल्टीपल नंबर ऑफ पैलेट्स होती हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ शॉट एक्सपेल होती हैं, तो वो मल्टीपल इंजरीज कराएंगी बॉडी के ऊपर। इसके अलावा उसका कोई कैडावेरिक स्पैज़ नहीं होता। जो उसकी साइट ऑफ एंट्रेंस ऑफ वार्ड होती है बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो सकती है। और जो डिस्टेंस ऑफ फायरिंग होती है ना वो बेसिकली कॉन्टैक्ट बाउंड, वो उसका जो होता है कॉन्टैक्ट केस भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट और शॉर्ट और इंटरमीडिएट और डिस्टेंट रेंज शॉट भी हो सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ब्लैकनिंग होती है, टैटूइंग होती है, साइनिंग होती है और कॉलर ऑफ एब्रेयन भी प्रेजेंट हो सकता है अराउंड दी बाउंड। बताया कि डायरेक्शन ऑफ फायर जो होती है वो एक्सेस करते हैं बाय होल इन क्लोथ्स और साइनिंग इन द क्लोथ फाइबर्स, जो कि बुलेट जो होती है जब बॉडी में एंटर करती है। दूसरे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने ऑटोप्सी करनी है गन शॉट वाउंड की, जिसमें क्या होता है कि जो बुलेट है वो टेम्पल ऑफ मेल पे लगी है। एक बिजनेसमैन था, उसका वाउंड जो था वो स्टीलेट शेप है और बताना है कि उसका कॉलर ऑफ ब्रेन भी प्रेजेंट है, पार्शली लॉस्ट है और ब्लैकनिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन टैटूइंग प्रेजेंट है। अब हमने कहना है कि बेसिकली उसने हमसे पूछा कि प्रोबेबल मैनर ऑफ डेथ बताएं और उसका डिस्टेंस बताएं वेपन से, वेपन का डिस्टेंस बताएं और बताना है कि किस साइड ऑफ स्कल पे जो होती है वो वेलिंग होती है। अब हमने जो बेसिकली इसमें देखा, पहले हमने देखा मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ में वो कहते हैं कि ये सुसाइडल है। वो कहते हैं कि फॉलोइंग फैक्ट्स जो होते हैं वो इस बात को प्रूव कर देते हैं कि ये सुसाइडल है। कहते हैं सुसाइडल केसेस के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ शॉट्स जो होते हैं वो यूजली सिंगल होते हैं। ज़ाहिर बात है जब आप नंबर ऑफ शॉट्स, क्योंकि उसने खुद को मारना है ना, अपने टेम्पल पे शूट करना है, तो उसने एक ही शॉट में खुद को मार देना है। उसके अगले बात में अगले पॉइंट में उसने बताया कि फिल्म कॉन्टैक्ट होता है उसका स्किन के साथ, तो उसकी जो होती है बोन जो होती है अंडरनेथ द स्किन वो हेड पे ऑयली करता है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से क्या होता है, स्केप ऑफ गैसेस नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है एक्सप्लोसिव अपीयरेंस होती है स्कैल्प के ऊपर और ना स्कैल्प इंजरी अपीयरेंस होती है, जो कि ना प्रोडक्शन ऑफ वाउंड होती है यूजली ना स्टार शेप होता है। इस वजह से हम स्टीलेट वाउंड कहते हैं। फिर वो कहता है कि जो उसकी कंपोनेंट्स और डिस्चार्ज थे ना वो बेसिकली इनसाइड द ट्रैक ऑफ वाउंड प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात उसने बताई कि डिस्टेंस ऑफ वेपन क्या है, डिस्टेंस ऑफ वेपन। अब हमने देखा है कि इसका जो कॉन्टैक्ट, जिसने हमने कहा कि कॉन्टैक्ट बेसिकली हमने डिस्टेंस ऑफ वेपन देखना है और बेवेलिंग ऑन स्कल देखनी है। इसमें उसने बताया कि ये कॉन्टैक्ट शॉट होता है क्योंकि स्टीलेट शेप जो फाउंड है वो प्रूव कर रहा है कि इसकी ना ब्लैकनिंग हुई है और ना ही टैटूइंग हुई है। वो कहते हैं जब बुलेट पास करती है ना स्कल से तो उसे फ्रैक्चर कर देती है। इस फिनोमेना को हम बेवेलिंग कहते हैं और ना बेसिकली ये डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्री वर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्कल जो होती है वो एक फ्लैट बोन होती है, इसके दो टेबल्स होते हैं, एक होता है आउटर टेबल, एक होता है इनर टेबल। बेसिकली जब बुलेट पास करती है आउटर टेबल से तो बेसिकली जो आउटर टेबल इनर टेबल होती है उसको आउटर टेबल को सपोर्ट कर रही होती है उस वक्त, तो एक क्लीन कट होल प्रोड्यूस हो जाता है आउटर टेबल के अंदर। लेकिन इनर टेबल जो होता है बेसिकली वो इनर टेबल को ना सपोर्ट कोई नहीं करता इनर साइड से, तो इस वजह से क्या होता है कि वो एडवर्सली फ्रैक्चर्ड होती है। हमने कहा जब बुलेट रीच करती है ऑपोजिट साइड ऑफ स्कल को एग्जिट होने के लिए, तो पहले तो वो इनर टेबल को क्रॉस करेगी, जो अब इस बार ना आउटर टेबल इनर टेबल को नहीं सपोर्ट कर रहा, तो एक क्लीन कट होल बनता है इनर टेबल के अंदर और इरेगुलर फ्रैक्चर हो जाता है आउटर टेबल ऑफ स्कल के अंदर। राइट हैंडेड है और जो इसलिए तय सर्कुलर कॉलर ऑफ ब्रेन भी प्रेजेंट है, टैटूइंग भी है और ब्लैकनिंग और चेयरिंग ऑफ टिश्यूज़ भी हुई है। तो उन्हें टाइप ऑफ वेपन बतानी है जो यूज़ हो रही है, इसके अलावा उन्हें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताना है, वेपन का डिस्चार्ज बताना है, प्रोबेबल मैनर ऑफ डेथ बताना है।
तो इस केस के अंदर क्या होता है कि उसका डी पार्ट है कि कॉज ऑफ टैटूइंग भी बतानी है और स्पेसिमेन ऑफ चॉइस बताना है जो हम बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजेंगे। तो इसमें हमने कहा कि बेसिकली हमने टाइप ऑफ वेपन यूज़ बतानी है, डिस्टेंस ऑफ वेपन बताना है, मैनर बताना है, उसका टैटूइंग के बारे में बताना है, स्पेसिमेन जो हमने बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा उसके बारे में भी बताना है। तो टाइप ऑफ वेपन जो थी वो राइफ़ल यूज़ हो रही है और ये क्लोज शॉट था क्योंकि स्किन जो थी वो लूज़ कॉन्टैक्ट के साथ है राइफ़ल फायर आर्म के केस में, और जो गैसेस जो होती हैं वो एस्केप कर जाती हैं। तो रिजल्टेंट स्कैटरिंग ऑफ मसल ब्लास्ट की वजह से क्या होता है कि एक अनइक्वल अरेंजमेंट ऑफ सूट हो जाती है स्किन के ऊपर जो कि वाउंड को सराउंड कर रही होती है। तो इसको हम कोरोना कह रहे हैं और ये एक सर्कुलर जोन ऑफ सूट बना देती है जो कि डिपॉजिट हो जाती है वाउंड ऑफ एंट्री पे। मैनर ऑफ डेथ जो था ये सुसाइडल भी हो सकता है और होमिसाइडल भी हो सकती है क्योंकि एक सिंगल शॉट है ना राइट टेम्पल पे। तो ये डिपेंड करता है कि ये सुसाइडल मैनर ऑफ डेथ भी हो सकता है अगर ये राइट हैंडेड पर्सन है। तो टैटूइंग कहता है कि अनबर्न्ड गैस पाउडर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड के साथ पास कर देते हैं और पेनिट्रेट करते हैं स्किन को, तो रप्चर कर देते हैं सुपरफिशियल कैपिलरीज को, जिस वजह से क्या होता है कि स्मॉल रेड स्पॉट्स पेयर होते हैं अराउंड दी एंट्री वाउंड। इस होल फिनोमेना को हम टैटूइंग कह रहे हैं और ये विद इन 18 इंचज़ जो होता है फायर प्रोड्यूस होता है। आगे स्पेसिमन जो हम भेजते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं कि बॉडी की प्रोजेक्टाइल की और लोकेशन ऑफ फायर आर्म की पिक्चर्स लेते हैं, उसको हम बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं लोकेशन ऑफ फायरर को। स्पेशल अटेंशन पे करनी है हमने हमने क्या करना है कि विक्टिम के क्लोज को हमने बहुत ख्याल से ध्यान से उसकी पूरी फाइंडिंग्स लेनी है, उसके सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं। इससे जो है इसकी एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथिंग की वजह से हम जो अपनी फाइंडिंग दे सकते हैं। रेंज ऑफ फायर जो है वो क्या करती है कि हम कैसे पता करेंगे कि हमने बेसिकली जो वेरियस डिस्चार्ज प्रोडक्ट्स जो डिस्चार्ज होंगे ना बेसिकली उनकी डेपोजिशन की वजह से जो वो जितने क्लोथ्स के ऊपर डिपॉजिट हुए हैं वहाँ से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसकी रेंज क्या थी, इसका डिस्टेंस ऑफ फायर क्या था। एंट्री एंड एग्जिट वाउंड के बारे में बताया है कि ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ टोन फाइबर्स पे क्लॉथ के कि उसकी कि कौन सा एग्जिट वाउंड है कौन सा एंट्री वाउंड है। और जो भी बुलेट अब जो बुलेट हमने डिस्कवर की बॉडी के पास से उसको हमने पैक करके भेज देना बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास। उसने ना बेसिकली इसको ना ही हमने इसको धोना है और ना ही इसे ड्राई करना है क्योंकि उसके ऊपर जो पाउडर रेजिड्यूज़ है ना उन्हें हमने रिमूव नहीं होने देना, और जो उसके ऊपर जो ब्लड स्टिक है उसको भी, क्योंकि उससे हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे। और जो पैटर्न ऑफ वेविंग ऑफ क्लोथ जो था ना वो भी हमें बुलेट के बारे में बताता है। अब हमने कहना है इसके लिए अगला क्वेश्चन है विप्लैश इंजरी। विप्लैश इंजरी जो होती है वो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस के अंदर होती है। इसमें उसने बताया है कि विप्लैश इंजरी में जो साइट ऑफ इंजरी होगी ना बेसिकली सर्वाइकल स्पाइंस होती हैं C4 to C6। उसमें उसने मैकेनिज्म बताया। मैकेनिज्म में उसने बताया कि बेसिकली हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक की वजह से विप्लैश इंजरी हो सकती है। एक्सीडेंट अगर होगा किसी भी व्हीकल का तो क्या होता है कि अगर बैक से हम किसी पर्सन को, अगर किसी व्हीकल को कोई पर्सन जो था अपने व्हीकल पर सवार था और बैक से उस पर अटैक किया गया या फिर बैक से उसको जो इंजरी हुई है तो सडन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक हो जाती है, तो जॉइंट्स जो होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं। बाकी ना इसकी वजह से क्या होता है कि सडन रश और पुश की वजह से क्या होती है कि बैक ऑफ ड्राइवर जो होती है ना ड्राइवर की बैक वो क्या करती है बेसिकली ना वो उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक हो जाती है। इस तरह कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर एक्सटेंशन या हाइपर फ्लेक्शन जो होती है वो डिसलोकेशन और फ्रैक्चर ऑफ C4 to C6 सर्वाइकल स्पाइंस करा देती है। इसके पर्सन जो होती है वो सीवियरली डैमेज करती है स्पाइन कॉर्ड इंजरी को, पैरालिसिस हो जाती है बॉडी की। तो हेड आउट कंट्रीजन्स होती हैं और ना बेसिकली रिवर्स स्टिमुलेशन भी हो सकती है। तो सडन हाइपर फ्लेक्शन जो होती है और हाइपर एक्सटेंशन होती है, पहले सडन हाइपर फ्लेक्शन होगी फिर सडन हाइपर एक्सटेंशन होगी। बेसिकली उसने बताया है कि हमने देखना है कि एक जंगल में क्या था कि एक आदमी था जिसका बुलेट जो है वो 50 मीटर से उसने हिट किया। तो बुलेट उस आदमी को बुलेट ने 50 मीटर से हिट किया, 50 मीटर के डिस्टेंस से हिट किया। तो हमने अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्री वाउंड देखनी है और देखना है कि जो वेपन थी क्या वो राइफ़ल है कि नहीं है। तो उसमें उसने बताया है कि जो डिस्टेंट रेंज होती है एंट्री वाउंड की वो राइफ़ल से हमने देखा है कि उसकी जो एक रेंज बताई है उससे हमने डिटेक्ट किया कि एक राइफ़ल थी। उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्री वाउंड बता रही हैं कि कॉलर ऑफ अ ब्रेन भी है, कॉन्ट्रियन भी है। ये मोर डिस्टिंक्ट होती है इन रेंजेस पे जो कि एब्सेंस ऑफ अदर कंफ्यूजिंग इफेक्ट्स जो हैं बेसिकली बर्निंग और ब्लैकनिंग से हमने से कंफ्यूज नहीं करना। डर्ट कॉलर जो होता है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब बुलेट जो थी उसने क्या किया कि ये बुलेट जो होती है कोई वोबल भी हो सकता है कोई और अपना कोई आर्मी पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसने कहा कि बेसिकली टर्न एंड ओवर की वजह से हो सकती है। क्या कराती है कि एक ना होल वाउंड बना दिया उसने। तो जो बुलेट थी अब वो जो है वो ना बेसिकली फेस करती है टुवर्ड्स दी एंट्री होल को। अगला क्वेश्चन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, जिसमें उसने बताया कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है कि इंजरीज जो होती हैं अब हमने इसको बताना है कि क्लैस्प नाइफ इंजरी किस तरह होती है, फेंडर फ्रैक्चर कैसे होता है और डाइसिंग क्या है। तो उसने इसमें बताया कि क्लैप्स नाइफ इंजरी, फेंडर फ्रैक्चर और डाइसिंग, जिसमें उसने बताया
कि बेसिकली जो क्लैस्प नाइफ इंजरी होती है इसमें हाइपर फ्लेक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन हो जाता है, बेसिकली हेड स्विंग करती है और ना फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो जाती है। जो फ्रैक्चर होती है ना वो यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन पे कहीं भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली C5 to C6 होती है। फ्रेंडल फ्रैक्चर में वो कहते हैं कि ये बम्पर फ्रैक्चर भी से हम कहते हैं, ये इम्पैक्ट होता है विद बम्पर, या फ्रैक्चर होता है टीबिया में हो सकता है, फिब्यूला में हो सकता है, या दोनों टांगों में भी हो सकता है। तो आगे बता दें जो इंजरीज होती हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट होती हैं दोनों टांगों पे, और एब्सेंट हो सकती हैं एक वन लेग में भी। और कह रहे हैं कि जो विक्टिम होता है ना बेसिकली वो ना एट द टाइम ऑफ इंजरी भागना शुरू कर देता है। अब डाइसिंग में बताया कि डाइसिंग क्या एट द टाइम ऑफ इंजरी भाग रहा होता है। डाइसिंग में उसने बताया कि स्मॉल इरेगुलर कट्स होती हैं। ये क्या होता है कि बेसिकली स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ग्लास जो होती हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, जो कि ना जब भी किसी गाड़ी का कोई शीशा टूटेगा तो उससे ये होगा। तो ये एक राइट एंगल पे या फिर वी शेप कट्स बना देती हैं। हमने कहा ये हमें हेल्प करती है कि हम प्लेस ऑफ वेंट्रिकल्स को लोकेट कर सकें। अब हमने कहा डिफरेंस देखते हैं 25 मिलीग्राम ऑफ क्लोराइड कंटेंट का ऑन बोथ साइड्स ऑफ हार्ट पे, जो हमें एविडेंस दे रहा है कि ये ड्राउनिंग सब्जेक्ट था जो कि विदिन 12 आवर्स हुआ कि नहीं। बता रहे हैं कि बेसिकली जब हमने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ विद नाइफ देखनी है तो हमने उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। फिर हमने कहा गया है कि उसको डिफ्रेंशिएट करो कि वो डिफेंस वाउंड से किस तरह डिफर करती हैं। तो सेल्फ इंसाइज्ड वाउंड जो होती हैं बेसिकली जो नाइफ से प्रोड्यूस करेंगे वो सिलेक्टिव साइड पे इंसान प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे उसका थ्रोट हो गया, चेस्ट पे वो अपने बेसिकली हार्ट एरिया पे करेगा, या फोर आर्म पे अपनी रेडियल साइड पे करेगा, और थाई में वो फ्यूमरल आर्च को डैमेज करने की कोशिश करेगा। जो वेपन यूज़ हो रहा है बेसिकली लाइट और शार्प होता है, और जो इंजरी है ना बेसिकली वो अबव द थायराइड कार्टिलेज होगी। अब वो ना जब अब कट कर रहा होगा तो ज़ाहिर बात है वो खुद को हेजिटेट हो रहा होगा कट लगाते वक्त। तो क्या कहते हैं कि जिसका कट होता है ना वो ग्रेजुअली डीप होता है और डीप और शैलो होता है, मतलब वो एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि अब वो बेसिकली अपने आप को जब वो कर रहा है तो वो अपने आप को तकलीफ दे रहा है। तो सारी बात है वो हेजिटेट कर रहा है और प्रॉपर कट नहीं कर पा रहा। जिसकी कैरोटिड आर्टरी है वो बेसिकली एस्केप हो सकती है इस केस के अंदर। डायरेक्शन ऑफ वाउंड जो होता है वो बेसिकली स्लोप करता है ओब्लिकली, और जो एब्सेंस डिफेंस वाउंड ना इस केस में एब्सेंट होते हैं। और जो वेपन यूज़ हुए हैं ना वो उसके हैंड पे डिपेंड करता है, वो हम ना कैडेवरिक स्पैल्म से ना बेसिकली ना उसको ऑब्जर्व करेंगे। और फिर इसके बताया है कि कुछ ऐसे भी हो सकता है कि वो इंसान जो है एक स्पेसिफिक एरिया में है वो बंद हो, जैसे उसने अपने आप को बाथरूम में बंद करके किया या फिर किचन में किया या रूम लॉक करके किया, तो उससे बता सकते हैं कि सुसाइडल है। अब सुसाइडल उसने उसकी डेड बॉडी के करीब एक सुसाइड नोट भी होगा। अब ऐसे भी हो सकता है कि उससे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है जिसकी वजह से उसने ये सब किया। आगे कहते हैं डिफरेंस बताना है डिफेंस वाउंड से। डिफेंस वाउंड के केस के अंदर ना डिफेंस इंजरीज़ भी उतना जो डेड बॉडी होती है ना उसके ऊपर डिफेंस इंजरीज़ पैदा होती हैं। ज़ाहिर बात है जब उसके कोई अटैक करेगा तो वो अपने आर्म अपने सामने लाएगा, जिससे उसकी आर्म पे इंजरीज़ हो सकती हैं, या फिर उसकी बॉडी के किसी पार्ट पे भी उसके नेल्स जो होते हैं वो डैमेज होंगे, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट पे कोई ना कोई इंजरी होगी जिसे हम डिफेंस वाउंड कहते हैं। जो कॉमन साइड्स है ना बेसिकली वो जब वो हाथों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, या अल्नर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म पे, अब वो डोर्सम ऑफ हैंड पे भी इसकी हो सकती हैं, या लोअर लिम्ब में सेक्सुअल असॉल्ट के केस के अंदर फीमेल्स के अंदर, और ना बेसिकली टेलिंग भी प्रेजेंट होती है, और मार्जिन और एंगल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली क्लियर नहीं होते। इस क्वेश्चन में बताया है कि हमें एक मेल की डेड बॉडी मिली है जिसमें पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के जिसके हम लेके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बताया है कि फायर आर्म की इंजरी है हेड के ऊपर। हमने बताने हैं जो कि फायर आर्म से रिलेटेड हैं कि, और इसके अलावा हमने उसे डायग्नोज करना, डिस्टेंस ऑफ फायर आर्म क्या था, और मैनर ऑफ डेथ और वाउंड के बारे में बताना है। अब जो इसका था हमने देखा जो डिस्टेंस है ना बेसिकली डिस्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट वाउंड से, वो हमने कहा कि एक्सट्रीम रिलेशन हुई है एक्सपेंशन ऑफ केसेस में थी। तो एक होता है जो एक्सटेंड कर जाता है मार्जिन ऑफ दी मेन एंट्री पे, और ना स्प्लिट कर देता है स्किन को, स्टार शेप बना देता है। इसे स्टिलेट वाउंड हम पर होता है जो होल को सराउंड कर रही होती है, और मैस जो होती है स्किन जो होती है ना जहाँ से पैलेट ने एंटर किया वहाँ पे जो होती हैं वेस्ट डिस्चार्ज होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लैकनिंग बर्निंग और टैटूइंग हो जाती है अराउंड द मेन वाउंड। और जो हमने कहा जब मजल इम्प्रिंट हो सकता है, ब्लैक स्पैटर हो सकता है, ग्रीस मार्क हो सकते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से ब्राइट पिंक कलर शो हो रहा था। तो हमने कहा जो क्लोज रेंज वाउंड्स होते हैं जिनका डिस्टेंस होगा 6 इंच से कम, तो बर्निंग ऑफ स्किन जो और बर्निंग ऑफ स्किन और साइनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, ब्लैकनिंग भी होगी। इसके अलावा बताया हुआ है कि टैटूइंग भी प्रेजेंट हो सकती है और पेपरिंग भी होगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि चेरी रेड डिस्कलरेशन शो करेगी टिश्यूज़ में। वैड जो होता है वो भी वाउंड केस में प्रेजेंट होता है। अब हमने कहा जो सेल सेंट्रल एंड मैस था ना एंट्री का वो सर्कुलर इन शेप होता है, क्योंकि जो फ्यू पेरिफेरल पैलेट्स होल्स थे ना वो हमने ऑब्जर्व किया। हमने कहा जो वाउंड जो है वो बेसिकली निपलिंग ऑफ मार्जिन शो कर रहा है। फिर इंटरमीडिएट रेंज वाउंड्स होते हैं वो विद इन 18 इंचज़ होते हैं, और जो डिस्टेंट रेंज वाउंड्स होते हैं वो बियॉन्ड दी 18 इंचज़ होते हैं।
इसमें से बताया है कि जो विद इन द 18 इंचज़ वार्न होते हैं ना, वो बेसिकली हमने बताया कि रेंज ऑफ फ्लेम और स्मोक की वजह से हमने इसे डिटेक्ट किया। जो विद इन द रेंज ऑफ पाउडर हो सकते हैं पार्टिकल्स का, तो फिर टैटूइंग प्रोड्यूस होती है। तो जोन ऑफ ब्लैकनिंग भी शो करता है, ये वैड भी प्रेजेंट होता है इस केस के अंदर, जब वो ना 16 फीट के अंदर ट्रैवल करे, 16 फीट तक ट्रैवल करके आए। और ना बेसिकली बाउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, वो इरेगुलर होता है, सर्कुलर ओवल हो सकता है। तो उसमें कंटीन भी होगी और लेसिडेटेड मार्जिन भी होंगी। और स्टिलेट पैलेट्स पर परफोरेट करा था ना एरिया ऑफ स्किन को। तो जो डिस्टेंट रेंज बाउंड्स होते हैं ना, वो बियॉन्ड 18 इंचज़ होते हैं। इसमें कहते हैं कि बर्निंग, ब्लैकनिंग और चेयरिंग और ये जो सारे साइंस हैं ना, वो सब एबसेंट होते हैं। बैड प्रेजेंट होता है ओनली अप टू द 6 फीट रेंज। और जो डिस्टेंस हो बिटवीन द फायर है, वो टारगेट जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्रेड ऑफ पैलेट्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं। जिससे क्या होता है कि सेंट्रल एंड मैस जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है प्रोपोर्शनलिटी। और ये इंक्रीज़ करता है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ पैलेट्स को, जो कि कम हो जाएगी, डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब रेड होल अपीयरेंस होती है। रेड होल अपीयरेंस के बारे में बताना है कि ये क्या होती है। रेड होल अपीयरेंस अगर बियॉन्ड 3 फीट जो होती है गन शॉट पैलेट स्टार्ट करे स्प्रेडिंग, तो उसकी वजह से क्या होती है कि जो डिस्टेंस ऑफ पैटर्न होता है ना एम्बेडमेंट ऑफ पैलेट्स का, वो क्या करता है, रिजेंबल करता है रेड होल को। इसमें से क्या होता है कि सेंट्रल होल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी सराउंड पे ना फ्यू परफोरेशंस होती हैं। अब हमने डिस्टेंट रेंज बाउंड्स के बारे में बताना है कि यहाँ पे ना बर्निंग होती है, ना ब्लैकनिंग होती है, साइनिंग ऑफ हेयर और टैटूइंग इफेक्ट्स होते हैं, एब्सेंस होते हैं। जो डिस्टेंस था वो हमने डिटरमाइन किया है टेस्ट शॉट्स के ज़रिए। अब हमने कहा जो डिस्पर्शन ऑफ शॉट थी ना बॉडी पे, वो क्या थी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मोस्ट डिस्टेंट पैलेट्स जो थी बॉडी को हमने मेजर किया इंचज़ के अंदर, जो कि ना मजल टारगेट डिस्टेंस को ना हमने यार्ड्स में लेना है। अब हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, वो सिर्फ 5 फीट तक अप्लाई हो सकता है। और इस डिस्टेंस के बाद क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिलरी अपार्ट पैलेट्स जो होती हैं बॉडी के ऊपर, वो हम इंचज़ में मेजर करते हैं। और ना बेसिकली उसको हम ना वन से जो भी वैल्यू होती है ना, उसे हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब उसने बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, कि डिस्टेंस ऑफ फायर जो है इन केस ऑफ गन शॉट फायर कैसे देखेंगे। तो कहते हैं कि डिस्चार्ज जो होता है अगर राइट एंगल ऑफ द बॉडी पे होगा, तो वाउंड जो होता है ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। और ना बेसिकली क्या होगा, एलिप्टिकल, अगर कोई भी सिचुएशन हो इसके अलावा, तो फिर क्या होता है, एलिप्टिकल वाउंड प्रेजेंट होगा। तो एलोंगेशन जो होती है वो बढ़ जाती है जब एंगल ऑफ फायर जो होता है वो हॉरिजॉन्टली हो बॉडी सर्फेस से। अब इसमें कहा जो फूड जो होता है वो बर्निंग और टैटूइंग पैटर्न जो फॉलो करते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ पैलेट्स जो होती है प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती है इस बात को डिटरमाइन करने में कि डायरेक्शन ऑफ फायर क्या थी। और ना एक साइड ऑफ वन में क्या होता है कि हीटिंग जो होती है, हीटिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या करती है कि जो अदर साइड जो थी ना, उससे क्या करती है स्प्रेडिंग पैटर्न प्रोड्यूस होता है, जो कि ना हमें साइड ऑफ कम्पैक्टनेस ऑफ पैलेट्स के बारे में बताते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फायर क्या थी। अब हम एक्सरे एग्जामिनेशन के थ्रू ना इसको बेसिकली पोजीशन ऑफ पैलेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर एंगल स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं कि बुलेट्स जो थी वो ट्रेजेक्ट्री के अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आई हैं। तो क्या करती हैं कि वो ट्रांसवर्स टू द बॉडी जाती हैं कर्व फैशन के अंदर, क्या करती हैं एंटर और एक्सिट राउंड बनाती हैं, जो कि एक लाइन में होते हैं। तो इस तरह हम डायरेक्शन ऑफ फायर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि पोस्चर ऑफ विक्टिम क्या था। अब मैनर ऑफ डेथ बताया, मैनर ऑफ डेथ में इसने कहा कि इसका जो था सुसाइडल भी हो सकते हैं। वो कहते हैं फॉलोइंग फैक्ट्स प्रूव, ये बात प्रूव करते हैं कि ये सुसाइडल था, जिसमें उसने बताया कि जो सुसाइडल केसेस होते हैं उसमें नंबर ऑफ शॉट्स जो होती हैं वो सिंगल होती हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्या था कि फिल्म कॉन्टैक्ट था स्किन के साथ, बोथ के साथ। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से क्या हुआ कि हमें ना स्केप नहीं कर पाई वो गैसेस, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक एक्सप्लोसिव सा अपेयर हुई है स्कैल्प इंजरी के ऊपर, जिसमें उसने कहा कि अब ना वो जो वाउंड था ना वो स्टार शेप, जैसे हम स्टिलेट वाउंड कह रहे हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ डिस्चार्ज जो होते हैं ना, वो बेसिकली इनसाइड द ट्रैक ऑफ वाउंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें बताया हुआ है कि एक जो आदमी है वो रोड क्रॉस कर रहा है, तो उसको गाड़ी ने ना पीछे से आके हिट किया एक फास्ट स्पीड से। तो हमें उसकी टाइप ऑफ इंजरीज़ के बारे में बताना है जो कि पेडिस्ट्रियंस को हो सकती है। तो इसमें से बताया है कि प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरीज़ हो सकती हैं, सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज़ हो सकती हैं, सेकेंडरी इंजरीज़ भी हो सकती हैं, फिर रन ओवर इंजरीज़ भी हो सकती हैं। जब कोई भी पेडिस्ट्रियन को प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरी होती है तो किस तरह होती है कि जब इम्पैक्ट होता है व्हीकल का पेडिस्ट्रियन के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, तब प्राइमरी इम्पैक्ट इंजरीज होंगी। लेकिन सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरी के केस के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी को स्ट्राइक करती है ना, सेम व्हीकल से करेगी, लेकिन वो सेकंड टाइम करेगी, एट द स्पॉट नहीं करेगी। लेकिन जो कार जो है वो कार का बम्पर बैक से आके पर्सन को हिट कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो बोनट ऑफ कार पर जब दोबारा आके गिरता है ना, तो उसका जो हेड होता है वो हिट करता है बोनट या विंडस्क्रीन को, तो उसको हम सेकेंडरी इम्पैक्ट इंजरीज कह रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी इंजरीज के केस के अंदर क्या होता है कि जब बॉडी स्ट्राइक करती है गाड़ी के बाद किसी और भी ऑब्जेक्ट को, यानी बॉडी को स्ट्राइक करेगी किसी और ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद। रन ओवर इंजरीज ये होती हैं कि वो सेकंड स्ट्राइक के बाद वो गाड़ी के सामने आके गिरे और गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाए, इस केस को हम रन ओवर इंजरीज कहते हैं।
इस केस में बताया कि एक राइट हैंडेड पर्सन था। वो बेसिकली क्या हुआ कि राइट हैंडेड पर्सन को ना हमने हॉस्पिटल में ऑब्जर्व किया कि उसको फायर आर्म इंजरी हुई है। अब कॉलर ऑफ ब्रेन, टैटूइंग, ब्लैकनिंग, केयरिंग ऑफ टिश्यूज़, ये सब उसमें ऑब्जर्व किए गए हैं एग्जामिनेशन पे। अपने टाइप ऑफ वेपन बताना है कौन सा है, तो इसमें ना उसने बताया कि टाइप ऑफ वेपन जो यूज़ है ना बेसिकली राइफल्ड है। इसके केस के अंदर बताना है कि हमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ वेपन बताना है कि डिस्चार्ज फ्रॉम दी वाउंड क्या था, प्रोबेबल मैनर ऑफ डेथ क्या था, या फिर टैटूइंग की वजह क्या थी, या ब्लैकनिंग किस वजह से हुई। तो उसने बताया कि जो बेसिकली इसमें ये बेसिकली कॉन्टैक्ट वाउंड था, जैसे हम नेयर वाउंड भी कह सकते हैं। इसका जो मैनर ऑफ डेथ था वो होमिसाइडल था, और इसकी जो कॉज ऑफ टैटूइंग थी ना वो ड्यू टू अनबर्न गैसेज या पार्शली बर्न गन पाउडर की वजह से टैटूइंग होती है। और कॉज ऑफ ब्लैकनिंग जो थी वो स्मोक या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन कंट्रोलिंग गैसेज की वजह से वो होती है।